हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और बॉलीवुड के यार मतलब मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन करा देता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बोला है कि एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज डिक्रीज बाय 0.5 kg व्हेन इट वाज डिटेक्टेड दैट द वेट ऑफ वन ऑफ देम वाज x प्लस 24 kg एट द प्लेस ऑफ 60 kg। तो x1 से लेकर मान लेते हैं x42 तक है, बाय 42। ये कितना है, n। मैंने एवरेज वेट n मान लिया है, n था एवरेज वेट। मान लो इनका एवरेज वेट n है, ठीक है। डिटेक्ट क्या हुआ कि वेट ऑफ वन ऑफ देम वाज एक्स प्लस 24 kg जब रखा था हमने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x41, एक जने का वेट जो है वो x प्लस 24 kg जब हमने रखा था, तो ये 42n के बराबर था, ठीक है। लेकिन जब डिटेक्ट हुआ कि भाई वो तो 60 kg था, तो 60 kg जब डिटेक्ट हुआ तो एवरेज वेट 0.5 kg से डिक्रीज हो गया। यानी कि x+1 से लेकर x41 प्लस यहाँ पे अगर 60 है, और अगर हम इसको डिवाइड बाय 42 करें, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि n-0.5 हो गया। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब बना। यानी कि x1 से लेकर x41 का सम कितना है, 42n माइनस ऑफ x प्लस 24। ये x1 से लेकर x41 तक का सम है ये, ठीक है। ये प्लस 60 इक्वल टू क्या होगा, 42n प्लस 42 माइनस, सॉरी, 42n माइनस 42/1/2, यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 42n से 42n कट जाएगा, और x प्लस 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 प्लस 21। LHS RHS में लेके गया हूँ और कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 माइनस 24 विच इज 57। ठीक। तो एकदम जो बेसिक मेथड होता है ना, कि हमने पहले एन माना, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा कि एक जने का चेंज हो रहा है, तो x41 तक एज इट इज लिखा। फिर उसमें x प्लस 24 एक जने का, x42 को मैंने x प्लस 24 मान लिया, और अगली बार x42 को मैंने 60 मान लिया, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई, और हमेशा यही होता है कि ये कट जाता है, ठीक है। ये 42 एंड कट जाता है, तो इसमें आंसर आ जाता है इजीली। अगर इसमें तीन वेरिएबल भी हो, मतलब तीन वेरिएबल भी हो, तो इसमें आंसर आ जाता है, क्योंकि हमेशा ये वाली टर्म कट जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बेसिक मेथड क्या है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगा। गलत इन द सेंस कि जब 81 केजी था, तो एवरेज वेट ज्यादा होना चाहिए था ना। मतलब 60 केजी पे डिक्रीज कैसे हो गया। मतलब थोड़ा सा मतलब एम्बिगुअस लगा मुझे कि जब 60 केजी डिटेक्ट हुआ, तो फिर एवरेज वेट। अच्छा, हाँ, सही है, सही 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 है, एकदम सही है। जब 81 केजी था तो इतना था, और जब 60 केजी हुआ तो डिक्रीज हुआ। नहीं, सही है, सही से, बिल्कुल सही है। एकदम सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। 57 kg कैसे आया। एकदम सही क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन शुरुआत में देखने में ये अच्छा क्वेश्चन होता अगर यहाँ पे नाइदर की जगह आइदर गिवन होता, ठीक है। अगर यहाँ आइदर गिवन होता तो ये क्वेश्चन अच्छा था। हालांकि मैंने मॉक में क्वेश्चन छोड़ दिया था सोच के कि अच्छा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि ना तो स्पेड है। स्पेड कितने होते हैं, 13 कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। भाई, किंग, क्वीन और जैक। भाई, बादशाह, बेगम और गुलाम, यही तो फेस कार्ड होते हैं। इक्का थोड़ी ना होता उसमें, ठीक है। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये फेस कार्ड होते हैं। और चिड़ी, ईंट, लालपान, और एक और होता है ना, अभी नाम भूल रहा हूँ, हुकुम, ठीक है। तो इन चारों के 12 पत्ते हो गए, ठीक है। अब आप देखो स्पेड, आई डोंट नो स्पेड हिंदी में क्या होता है, लेकिन स्पेड के अगर 13 पत्ते हैं, तो इसमें तीन पत्ते तो फेस कार्ड होंगे। यानी कि यहां से तीन पत्ते और हटा दो, तो 9 पत्ते टोटल हमें यहां से हटाने। यानी कि 13 + 9, यानी कि 22 पत्ते अगर हम हटा दें, 22 पत्ते अगर हम हटा दें, तो बाकी कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 52 में से अगर हमने 22 हटा दिए, तो कितने बचे, 30। तो 30 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30/52, तो 2/15, 2/26, तो 15/26। यानी कि हमें बेसिकली सारे स्पेड हटाने हैं और फेस कार्ड हटाने हैं। लेकिन हमें फेस कार्ड में +12 करके मत हटा देना कि भाई 25/52 लिख दो आप, नहीं। फेस कार्ड जो है यहाँ से, तीन फेस कार्ड यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो एक्चुअली में हम अगर इसमें तीन फेस कार्ड लेंगे, तो यहाँ पे हटा देंगे हम, ठीक है। या फिर अगर इसमें पूरे 12 लेने हैं, तो वहां पे हमें 10 करना पड़ेगा। मतलब सम इसका 22 आएगा, ठीक, कुल मिला के बात ये। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और फेस कार्ड में इक्के को मत मान लेना, ठीक है। कई लोग इक्के को भी फेस कार्ड में मान लेते हैं, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इक्का इज नॉट अ फेस कार्ड। भले ही वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ फेस कार्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन इसमें क्या है, बस मैं इतना सा बता देता हूँ, पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ये नहीं गिवन हो, ठीक है, कि कहाँ पे पॉइंट पी है, कहाँ पे क्यू है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट पी, यहाँ पे क्यू हो, मतलब कौन सी साइड पे।
तो दोनों केस हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पी और यहाँ पी। मतलब एक तो हमें अपोजिट साइड वाला केस बनाना पड़ेगा, अपोजिट साइड, ठीक है। और एक बनाना पड़ेगा कि दोनों सेम साइड है, ठीक है। तो ये दोनों केस, बोथ केसेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। कई लोग इस क्वेश्चन को गलत कह रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमें दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर दोनों का आंसर इसमें मैच कर जाता, मान लो इससे आता 30√3 और इससे आता 15√3, मतलब इन केस मान लो, ठीक है, और दोनों ऑप्शन में होता, तो फिर ये क्वेश्चन गलत होता, मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन गलत होते, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एक से ऑप्शन में एक से आंसर मैच कर रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना सही बताना था, बाकी आप ये तो कर ही लोगे, 60 और 30 डिग्री मान के, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को गलत मत बोलो, कई लोग इस क्वेश्चन को गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं है क्वेश्चन, बेसिकली हमें बोथ केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो गलत मत बोलो बस इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन यार मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट गूगल करना, गूगल करो और फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गूगल इट, ठीक है। मुझे भी इसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। कर भी देते हैं कि कैलकुलेट द मीडियन बाय फ्रीक्वेंसी समथिंग, कर लेना यार, खुद ही कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, क्योंकि प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप सीधा गूगल कर सकते हो, आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे और बाद में आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी इस मॉक मॉक में छोड़ा था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं आता वो सिक्स। अब यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, वो आपको एक बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर ए निकालना होता है, ठीक है। तो 6117 को 5852 से माइनस करो पहले तो। 11 5 6 10 8 2, 265 आया, ठीक है। अब 6647 में से 6117 को माइनस करो, 035, ये आ रहा है, ठीक है, 530, ठीक है। और 5852 और 6647, इसको माइनस करो, 14 5 9, ये कितना है, 15 8 7, सही है क्या ये? सही आ रहा है क्या? 6647 में से इसको माइनस किया, सही होगा शायद, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ कितना हुआ, मतलब किसका एचसीएफ लेना है हमें, 265 का, 530 का और 795 का। बताओ एचसीएफ कितना होगा, 265 × 2 आई थिंक 530 होता है, ठीक है। 265 × 3 आई थिंक ये होता है, एक बार करके देख लेते हैं। 5 3 15 19 और 795, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एचसीएफ 265 ही हो गया, ठीक है। तो जो भी इसका एचसीएफ होगा, यही ए हमारा नंबर होगा, यानी कि ए 265 हो गया, तो हमसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो 13 हो गया। क्वेश्चन का मेथड ये है कि हमें, जैसे ये अगर नंबर गिवन है ए बी सी, ठीक है, तो बी में से ए को घटाना है, सी में से बी को घटाना है, और फिर सी में से ए को घटाना है। वो जो भी तीन नंबर आए, ठीक है, जो भी तीन नंबर आए, उनका एचसीएफ ले लो, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो एचसीएफ ले लो उनका। जो भी उसका एचसीएफ आया, वही ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। मतलब रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। तो बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका ये है। कंसेप्ट अब पूरा डिराइव तो मैं करूंगा नहीं कैसा आता है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका ये है। हाँ, जो मैं मॉक में शायद भूल गया था, या फिर पता नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो मेरे से हुआ नहीं था, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला भी क्वेश्चन एक थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ये WXY एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। WA की वैल्यू हमें गिवन है, XB हमें गिवन है, ठीक है। ये दोनों मीडियन है, ये दोनों मीडियन है, यानी कि X से बराबर AY होगा, BY बराबर WB होगा। WA हमें 21.6 गिवन है, ये दोनों मीडियन है, XB और WA, यानी कि सेंट्रॉइड पे ही मिलेगी, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, तो इसका और इसका रेशियो 2:1 होगा। XB में भी इसका इसका रेशियो 2:1 होगा। तो अगर WA की वैल्यू 21.6 है, तो WG की वैल्यू क्या होगी, और हमें ये भी कहना है कि 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो WG की वैल्यू क्या होगी, 2/3 ऑफ 21.6, तो कितनी होगी ये, 7.2 इंटू 2 14.4, ठीक है। तो हमें पता है कि WG है 14.4। अब हमें एक बात देखो, XB गिवन है 15.6। अब आप एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से, WXB वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो। तो ये एक 90 डिग्री है WG,
एक्स बी की वैल्यू हमें गिवन है, डब्ल्यू जी की वैल्यू गिवन है। क्या हमें ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स बी का एरिया पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। कैसा आएगा? हाफ इंटू एक्स बी यानी कि 15.6 इंटू 14.4। ठीक है, सिंपल। अब आप ये देखो कि एक्स बी एक मीडियन है, एक्स बी मीडियन है, यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल का जो एरिया है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया वही नीचे वाले ट्राइंगल का भी होगा। ठीक है, यानी कि अगर पूरे ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई का अगर हम एरिया निकाले तो वो ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एक्स भी होगा। ठीक? यानी कि ये जो हमने निकाला ना, ये जो हमने निकाला, ये डब्ल्यू एक्स बी का एरिया ही तो है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बेसिकली हमें करना क्या है, 15.6 को 14.4 से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट 4 है, शायद एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा कैलकुलेट करता हूं मैं जनरली, अगर टाइम होता है तो। वरना यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ठीक, पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब इसमें दे रखा है ए प्लस बी 90 है। ठीक है, तो टेन ए प्लस कॉट ऑफ ए प्लस बी 90 है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। बी को क्या लिख सकते हैं? कॉट बी को। और ये क्या होगा? कॉट ए प्लस टेन ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बना? टू टेन ए अपॉन ये भी कॉट ए हो जाएगा, तो टू कॉट ए। यानी कितना बना? साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। यही बना। यानी कि कितना बना? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। अच्छा, ये तो यहां से भी लिख सकते थे वैसे। 1/10 ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेन स्क्वायर ए हो गया। ये टेन स्क्वायर ए को, अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है टेन स्क्वायर ए, तो कई लोग सोचेंगे क्वेश्चन गलत है। बट आप देखो कि ए की वैल्यू क्या है? 90 माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर बी। एक्चुअली में ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ मत देना। मुद्दा ये था कि टेन स्क्वायर ए पे छोड़ मत देना, मतलब फिर आपको देखना है कि यार ए को भी तो बी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो उससे क्या ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था, बाकी तो कोई खास इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं। तो जैसे मिल्क है 30 लीटर, जूस है हमारा 12 लीटर, कोई दिक्कत। मैंने माना हमें गिवन है प्राइस ऑफ मिल्क इज 30% ऑफ द प्राइस ऑफ जूस। एक काम करते हैं, जूस की प्राइस मान लेते हैं। जूस 1 लीटर जूस की प्राइस कितनी है? प्राइस, ये है प्राइस। प्राइस मान ली मैंने 100 वाई, 100 वाई मान ली। तो 12 लीटर की कितनी होगी? 1200 वाई। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सुनो, प्राइस ऑफ मिल्क इज 30% ऑफ द प्राइस ऑफ जूस, यानी कि 1 लीटर जूस की अगर प्राइस 100 वाई है, तो मिल्क 1 लीटर कितना होगा? आप खुद बताओ। 30 वाई होगा, 30% है। तो यहाँ पे 30 लीटर मिल्क की प्राइस कितनी होगी? 300, 900 वाई। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि 900 वाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना है पर मंथ, बोथ मिल्क एंड जूस कंबाइंड का? 900 वाई प्लस 1200 वाई इज इक्वल टू 2100 वाई। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 360। यानी कि हमें वाई की वैल्यू गिवन है। वाई की वैल्यू कितनी है? 12/70, यानी कि 6/35। वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6/35। अब सुनो, इफ द प्राइस ऑफ जूस इज इंक्रीज बाय 15%। भैया, जूस की प्राइस को हमने कर दिया 15% से इंक्रीज, यानी कि 115 वाई कर दिया। तो हमें पूछा कि परसेंटेज रिडक्शन इन मिल्क कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, एक्सपेंडिचर 360 ही रखना है। पर हमें साथ में ये भी बोला कि प्राइस ऑफ मिल्क एंड कंजम्पशन ऑफ जूस इज कांस्टेंट, यानी कि मिल्क की प्राइस तो भैया ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे 30% ऑफ 115 वाई कर दो इसको, कि भैया प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो 30% है प्राइस ऑफ जूस की। नहीं, यहाँ साफ बोला है कि प्राइस ऑफ मिल्क इज कांस्टेंट, यानी कि प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो तो 30 वाई ही रहेगी। ठीक, समझ रहे हो आप? तो प्राइस ऑफ मिल्क 30 वाई है, और हमें कंजम्पशन अभी नहीं पता। हमसे पूछा कि रिडक्शन इन मिल्क कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन को हम अब एक्स मान लेते हैं, मिल्क का कंजम्पशन एक्स लीटर मान लेते हैं। एक्चुअली में क्या हो गया? ये 30 वाई इंटू एक्स प्लस 115 वाई इंटू 12, क्योंकि जूस का कंजम्पशन भी सेम रखा है, कंजम्पशन ऑफ जूस इज कांस्टेंट, बराबर 360। वाई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है।
सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको कैसे बताऊं मैं? आप जगह ही नहीं है। इसको या तो याद रखूंगा मैं। 30 y + 115 y/12 ठीक है। याद हो गया, 30y × x + 115 y/12। अबे कहाँ गया? ठीक है। तो 30y × x + 115 y/12, इसकी वैल्यू क्या थी? 360। अब आप देखो यहाँ पे 6 से कटेगा ये, 6/2, और ये हो जाएगा 60। y की वैल्यू क्या आई थी? y की वैल्यू आई थी 6/35 × x + 115 × 2 = 60। ये भी 6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये 5 से कटेगा, ये होगा 7। ये 5 से कटेगा, ये होगा 7। ये कितना होगा? 23। एक्चुअली में x + 46 की वैल्यू क्या आई? 70। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 24। एक्स अगर 24 आया, पहले मिल्क का कंजम्पशन कितना था? 30 लीटर। अब मिल्क का कंजम्पशन जो हमने नया माना था वो कितना हुआ? 24 लीटर। तो कितना घटा? 6। किस में से घटा? 30 में से। तो 6/30 × 100 उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, यानी कि 20%। 20% इसका आंसर होगा। आपने ये देखा कैसे कैलकुलेशन मैंने सॉल्व किया ये? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी काटा पीटी हो रही हो ना, 6 6 से काट दो, 5 5 से, मतलब कैलकुलेशन बेसिकली इजी बनानी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा वैसे 115 × 12 करने बैठ जाओ, ठीक है? ये सब मत करने बैठ जाना। जो भी जहां भी काटा पीटी हो सके वो कर देना, ठीक है? तो बेसिकली कैलकुलेशन ऐसे इजी बनाई जाती है, कॉमन वॉमन लिख के और वगैरह वगैरह। ये अब एक्सपीरियंस से आती है चीजें, ऐसे शायद मैं ना समझा पाऊँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है टोटल वर्क इक्वल टू, मैंने क्या, गगन प्रताप सर ने हमेशा बोला है टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 days। हमें बोला है कि पहले तो ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद ए बिगनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। अब ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 days, यानी कि टोटल वर्क कितना है? ए की एफिशिएंसी में ए ही मान लेता हूं, इंटू 40, यानी कि 40 ए हमारा टोटल वर्क। कोई दिक्कत नहीं। हमें बोला है कि वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 19.5 दिन। 19.5 दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है, 19.5 डेज। ए ने स्टार्ट किया तो ए ने फर्स्ट दिन काम किया, थर्ड दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, नौवां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, ऐसे ऐसे करते 19वें दिन तक काम किया, ठीक है। तो कितना हुआ? 19 - 1 बराबर n - 1 × 2, यानी कि 18। यानी कि ए ने 10 दिन काम किया। ए ने अगर 10 दिन काम किया, ए ने 10 दिन काम किया, तो बी कितने दिन काम कर रहा है? बी 9.5 दिन काम कर रहा है। तो ए ने 10 दिन काम किया ए एफिशिएंसी के साथ, तो ए ने 10 काम किया। बी ने 9.5 दिन काम किया बी एफिशिएंसी के साथ, तो बी ने 9.5 इंटू बी काम किया। और टोटल वर्क हमें पता ही है, 40 से। यानी कि 30 ए की वैल्यू क्या आई? 9.5 को क्या लिख सकते हैं? 19/2 बी। यानी कि बी की वैल्यू क्या आई? 60 A/19। ये हमारा एक रिलेशन बना। हमें पूछा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन, ठीक है। यानी कि बी का टाइम पूछा है, तो टाइम होता क्या है? टोटल वर्क ऑन एफिशिएंसी। भैया टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है भैया हमारा? 40 × ए। ए कितना है? 19 19 B/60। यही तो लिखा है भैया। यहाँ से ए को क्या लिख सकते हैं हम? ए को क्या लिख सकते हैं? 19 B/60। और एफिशिएंसी बी की कितनी है? बी। बी से बी ये कट गया, ये हो गया 2 से 2, 2 से 3, यानी कि 38/3। आंसर आएगा 38/3, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन रूल है ये, गोल्डन रूल है ये। इसको बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैथ्स तो खत्म होती है, ठीक है। अब आते हैं हम रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हो, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स वाला क्वेश्चन कैसे करते हो, हमारा छूट जाता है। पहली बात ये देखो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सिक्स लेटर है, यानी 4 वर्ड्स, ठीक है। तो बी, आई, जी और टी, ये हमारे पास 4 लेटर्स है, ठीक है। ईच लेटर ओनली वंस यूज करना है।
तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करता हूँ। बी आई जी टी एक बनेगा, उसके बाद बी आई टी जी, इन दोनों को स्वैप कर दो, ठीक। उसके बाद जी को आगे ले आओ, बी जी आई टी। उसके बाद जी को यहीं रखो, बी जी टी आई, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक। उसके बाद बी जी अब आगे आ चुका है, यानी कि अब टी आगे आएगा, आई भी आगे आ चुका है, तो बी टी आई जी होगा और एक बी टी जी आई होगा। तो ये बने हमारे पास 6 वर्ड। इसमें कोई सा भी आया नहीं। ऐसे ही बनाओ आई से, ऐसे ही बनाओ जी से, ऐसे ही बनाओ टी से। सब में 6 6 बनेंगे। और मेरे हिसाब से तो किसी में भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना था, ठीक है। पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सारे मीनिंगफुल वर्ड बनाए जाते हैं। मतलब काफी इजी है वैसे तो सोचना, हमेशा 4 या 3 लेटर का ही देंगे ताकि आप सारे बना सको, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको बना बना के ही करना है, ठीक है। ऐसे बना के करोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे अगर सोच सोच के करोगे ना कि बी आई जी टी, अब आप इसमें सोच रहे हो यार क्या बी आई टी जी ऐसे हो सकता है, मतलब आप बस माइंड में सोच रहे हो, ठीक है। तो आप फिर भूल जाओगे कि आपने पहले वो ले चुके हो आप बी आई जी टी, या फिर नहीं ले चुके हो, ठीक है। आप भूल जाओगे ये वाली चीज। तो इससे अच्छा रहेगा कि सारे लिख लो और उसमें देख लो। 120 सेकंड लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। अगर टाइम है इसको या तो लास्ट में करो, भाई टाइम हो तब करूंगा। और अगर आपको पता है कि यार टाइम मेरे पास बच ही जाता है तो फिर पहले ही कर लो, ठीक है। पर इसमें टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, और ले लो टाइम ताकि सिली ना हो एटलीस्ट। मैं हमेशा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, कई लोगों को दिक्कत होती है। तो मैंने हमेशा बोला है कि पहले स्टेटमेंट वन से देखेंगे, फिर स्टेटमेंट टू इंडिविजुअल से देखेंगे, फिर दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या है? शुभ इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मिहिर। शुभ है ये, मिहिर है ये, ठीक है। मिहिर की मम्मी के पापा, ये है शुभ। कोई दिक्कत नहीं। यशी इज द वाइफ ऑफ रमन। वाह। यशी और रमन का तो कोई हमें रिलेशन ही नहीं पता है इसको देखते हुए। तो क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, सेकंड से देख लेते हैं। अकीरा इज मैरिड टू शुभ। अकीरा की मैरिज हुई है शुभ से। कोई दिक्कत। अभी हमें नहीं पता इसका जेंडर क्या है, ठीक है। अकीरा कौन है, शुभ कौन है, हमें नहीं पता जेंडर क्या है। यशी इज द ओनली डॉटर ऑफ अकीरा। यशी जो है वो ओनली डॉटर है अकीरा। कोई दिक्कत। अब हमें पूछा यशी रिलेटेड टू मिहिर, अब तो इसमें तो मिहिर की बात ही नहीं हुई है, तो इसमें तो वैसे ही नहीं कह सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है। अब एक काम करते हैं, दोनों को साथ में देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट से ये बना था, ठीक है। अब अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, शुभ की वाइफ है अकीरा। क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता है कि शुभ जो है वो मेल है, फादर है ना, तो मेल है। तो अकीरा जो है वो फीमेल ही होगी, ठीक है। और यशी जो है ओनली डॉटर है, यानी कि इनकी ओनली डॉटर है यशी। ये है यशी। अब क्या हम यशी और मिहिर का रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यानी कि बोथ वन एंड टू टुगेदर आर नीडेड, क्योंकि अकेले इंडिविजुअल से तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमेशा इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट पहले लेने हैं, उसके बाद दोनों को साथ में लेना है, कभी गलती नहीं होगी। वरना फिर जो भी करो। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, एबीसी मींस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, डिवाइडिंग, वेयर हाउस। हमसे पूछ लिया कि कौन सा अल्फाबेट है जो ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है यार, मतलब एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि यार जी ही वेयर हाउस होगा, एच ट्रांसपोर्टेशन होगा, आई हाउस होल्ड होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एच होगा। हालांकि अभी सॉल्यूशन आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एच का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने ट्रांसपोर्टेशन को एच मान लिया हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलती है, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। ऐसा भी नहीं लग रहा कि ए लिखा है तो कोई सिर्फ एक ही लेटर लिखा हो, बी लिखा है तो दो लेटर लिखे हो। ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है कि जिससे हम कुछ बता पाए कि यार कुछ और हो सकता है, कोई और लॉजिक हो सकता है। तो एच का अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है तो सही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन था ये, कई लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन यही है जो है, यही सच है। ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला 6% पहले ही हाथ चलने चालू, 1 2 3 4 5 6 खत्म। अब मैं बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो यहाँ मंडे है, यहाँ सैटरडे, खत्म हो गई बात। अब देखो ओनली 2 पर्सन आर सेमिनार आफ्टर जय, तो जय तो फिर यही होगा। जब दो ही बंदे हैं सेमिनार के लिए जय के बाद, तो जय तो फिक्स हो गया। ओनली 1 पर्सन है सेमिनार बिटवीन जय और अनम। अब मान लो मैं अनम को इधर मान लूं, अनम, तो 1 पर्सन का सेमिनार, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थ है सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर सोनिया, में बाद में देखेंगे। अनम है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर जूली।
बेटा अगर मैं अनम को यहाँ मान लूं तो जूली तो यहाँ नहीं चाहिए थी, क्योंकि अनम का सेमिनार तो इमिडिएटली बिफोर जूली है। यानी कि अनम यहाँ तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। यानी कि फिर अनम एक ही जगह होगा, वो यहाँ है। और क्या यहाँ जूली हो सकती है? हाँ, तो मतलब अमन जूली, अनम जूली और जय फिक्स हो चुके हैं कि ये तो यहीं बैठेंगे। अब बोला है पार्थ है सेमिनार इमिडिएटली आफ्टर सोनी। तो आप देखो, सोनी अगर यहाँ होता तो क्या पार्थ आ सकता था? नहीं। अगर सोनी यहाँ होता तो पार्थ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर सोनी यहाँ होता तो क्या पार्थ आ सकता था? नहीं। तो फिर पोजीशन इसकी भी फिक्स हो गई, सोनी और पार्थ। जब इन तीन की पोजीशन फिक्स है तो इन दोनों की भी अपने आप पोजीशन फिक्स हो गई। तो फिर बचा कौन? बचा कौन? बचा कुणाल। कुणाल ही था। कुणाल बचा, ठीक है। तो पूछा भी यही है कि ऑन विच डे कुणाल है सेमिनार, विच इज मंडे। तो आपको ऐसे पोजीशन फिक्स करनी होती है, ठीक है। केसेस बना ले, जैसे अनम, अनम को मैंने पहले यहाँ बिठाया तो ये वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो फिर मैंने अनम को बाद में वापस उठा के यहाँ बिठा दिया। तो अब ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। अनम इसके अलावा और कहीं नहीं बैठ सकता, क्योंकि ओनली वन पर्सन है सेमिनार बिटवीन जय एंड अनम। तो अनम या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। तो हम ऐसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। बैंकिंग और कैट में इससे बहुत तगड़े आते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वो किए हुए उनके लिए तो कोई खास बात नहीं है। ये क्वेश्चन है कि एवरी टाइपिस्ट यूजेस द लेटर ए ई आई ओ यू मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हेन टाइपिंग, वेदर इट बी फॉर्मल और फॉर इनफॉर्मल पर्पसेस। अब हमें बोल दिया कि ईच वर्ड इज मेड अप ऑफ लेटर ए ई आई ओ यू। क्यों भाई? कोई ना कोई ऐसा वर्ड तो होगा ही जिंदगी में जिसमें कोई वॉवल नहीं आ रहा होगा। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है। लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसमें ना तो ए आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना आई आ रहा है, ना ओ आ रहा है, ना यू आ रहा है। आप शायद गूगल करके देख लेना, कोई तो वर्ड होगा जो कि बिना वॉवल के मीनिंगफुल होगा, ठीक है। तो ईच वर्ड इज मेड अप ऑफ लेटर्स ए ई आई एंड यू। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। रेयरली डू वर्ड्स एग्जिस्ट इन इंग्लिश दैट डू नॉट कंटेन वॉवल्स। सिचुएशन से समझ में भी आ रहा है कि जब इसमें बोल रहे हैं कि एवरी टाइप इज मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, यानी कि रेयरली ऐसा कोई वर्ड होगा जो कि वॉवल्स कंटेन नहीं करता होगा। देखो, इसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम बोला है। कई लोग बोलेंगे कि कंक्लूजन, ये तो आपने दिमाग से, पहला वाला कंक्लूजन तो आपने दिमाग से हटा दिया, कोई जरूरी थोड़ी ना। ये जो लाइन है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मेजोरिटी बोला है, ऑल नहीं बोला है। ऑल द टाइम बोला होता है ना इस सिचुएशन में, तो फिर हम भी कंक्लूजन में दिमाग नहीं लगाते अपना खुद का। कोई दिमाग नहीं लगाते, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम स्टेटमेंट को जज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल द टाइम गिवन होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ ऑल द टाइम तो गिवन नहीं है, यहाँ तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम गिवन है। मेजोरिटी ऑफ टाइम में ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। जिसमें हम एकदम कंफर्म कह दिए कि भैया ये तो हो गई। और सेकंड है कि रियरली डू वर्ड्स एग्जिस्ट इन इंग्लिश। तो ये तो ऑब्वियसली कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम है, तो ऑब्वियसली बहुत कम बार ऐसा होगा जब इंग्लिश में कोई वॉवल नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स में कोई वॉवल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 54। ये है बहुत ही जहर टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अजम्पशन का, ठीक है। मैं हमेशा इसको जहर कहता हूँ, स्टेटमेंट अजम्पशन इज जहर। इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये मुझे भी एक्चुअली नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर आर राइजिंग डे बाय डे, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो अजम्पशन क्या बोला है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, ये अजम्पशन ठीक लग रहा है, तभी तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड राइज हो रहा है, उसी की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अजम्पशन तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही इंक्रीज करता होगा टेम्परेचर, शायद ऐसा हो। तो ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सन। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की, सन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो सेकंड अजम्पशन तो कोई सेंस ही नहीं बनाता कि सेकंड अजम्पशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इसका ओनली वन होना चाहिए। बाकी अगर नाइदर वन और नॉट टू भी दिया हो तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अजम्पशन है, ठीक है। इसका इसका कोई वो नहीं है तरीका। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक ओनली वन होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि मैंने बोला कि डेटा सफिशिएंसी है, इसमें हम स्टेटमेंट वाइज करेंगे, पहले ये वाला स्टेटमेंट, सेकंड में ये वाला, और फिर दोनों को कंबाइन करके। तो जैसे 9% है, तो बिना देखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बिठा दिए, ठीक है। के सिक्स्थ राइट ऑफ एम, ठीक है।
ओनली जी एंड एल आर टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एम, यानी कि एम की पोजीशन तो फिक्स हो गई क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है। तो सिर्फ जी और एल जो है वो एम के लेफ्ट में, तो एक दो तीन चार पांच छह, के जो है वो सिक्स राइट, ये दोनों पोजीशन फिक्स है। ई इज नेबर ऑफ एच एंड जे, ई एच और जे का नेबर है, यानी कि कहीं भी हो सकता है, और जी और एल यहाँ है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एल। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आई की पोजीशन फिक्स हो गई। मान लो अगर ई को मैं यहाँ मान भी लूं एच जे, तो आई की पोजीशन क्या फिक्स हो रही है? नहीं हो रही है। ई को यहाँ भी माना जा सकता है एच जे, तो आई की पोजीशन तो कैसे भी फिक्स नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट वन से तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। दूसरा है स्टेटमेंट टू, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। स्टेटमेंट टू से देख लेते हैं, जी टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में है जी, मान लेते हैं एच यहाँ है, और एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। अरे तो भाई आई इधर भी हो सकता है, एफ यहाँ, आई यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ, या जी और एच में भी कहीं भी हो सकता है एच और जी, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू से भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि कहीं बोथ स्टेटमेंट से भी हम कुछ कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 56 ओपन कर लेता हूं, क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है। तो हम अब दोनों स्टेटमेंट को साथ में रख के देखेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, किसकी पोजीशन फिक्स थी? अगर पहले स्टेटमेंट से देखें तो एम और के की पोजीशन तो फिक्स हो गई थी, ठीक है। ई इज द नेबर ऑफ एच एंड जे, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। और जी और एल यहाँ आएंगे, ठीक है। जी इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, मान लेते हैं जी यहाँ पे है। अगर जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे होगा, या वन टू थर्ड, ठीक है। ई इज नेबर ऑफ एच एंड जे, तो ई यहाँ पे होगा और जे यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो कि एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। ओह, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो एफ और आई दोनों साथ में आने चाहिए, पहली बात तो इस कॉम्बिनेशन में तो किसी में भी एफ और आई साथ में नहीं आ रहे, यानी कि यहीं से हमारा गलत है। फिर वापस से हम इसको काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जी को यहाँ बिठाएंगे, अगर जी को यहाँ बिठाएंगे तो एल तो ऑब्वियसली यहीं आएगा, ठीक है। जी को यहाँ बिठाया तो एच फिर ऑब्वियसली यहीं आएगा, क्योंकि जी इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, तो एच यहाँ आएगा, वन टू थ्री जी यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो कि ई इज नेबर ऑफ एच एंड जे, तो ई ऑब्वियसली यहाँ आएगा, क्योंकि एच और जे दोनों का नेबर होना है, तो जे यहाँ आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, अगर अब यहाँ आई आए तो मतलब एफ और आई अब साथ में बैठ सकते हैं, यानी कि अब सबकी पोजीशन फिक्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट को साथ जोड़ दें तो सबकी पोजीशन हो चुकी है फिक्स। अब हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई और एल, तो आई और एल के बीच में कितने पर्सन है हम इजीली कह सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पांच पर्सन। तो हम क्या कह सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर रिक्वायर्ड, कुल मिला के बात की। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। पहले स्टेटमेंट वन को देखोगे इंडिविजुअली, फिर स्टेटमेंट टू को, और फिर दोनों स्टेटमेंट साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एल सात बुक्स है, तो पहले ही मैं सात मार्क कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे मोर होता है वहां मैं वर्टिकली चलता हूँ, जहां लेफ्ट राइट गिवन होता है वहां मैं हॉरिजॉन्टली चलता हूँ। ये मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मेरा ये कन्वेंशन है ऐसा, ठीक है। ये मान लो रीडर्स ऑफ बुक जी इज मोर देन ओनली बुक बी, तो जी के जो रीडर्स हैं वो सिर्फ बी से ज्यादा है, तो ये पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक। रीडर्स ऑफ डी इज मोर देन रीडर्स ऑफ ए ई एंड एफ, डी ए ई और एफ से ज्यादा है। सी एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, तो सी तो ऑब्वियसली सबसे टॉप पे हो गया। और ई के रीडर जो है वो लेस देन एफ है, बट मोर देन ये है, यानी कि डी एफ ई ए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। तो डी, एक दो तीन चार पाँच छह माने क्या मैंने, एक और आएगा, ठीक है। डी एफ ई ए, एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब हमें पूछा कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बुक हैव एफ हैज द थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, नो, ए के हैं। रीडर्स ऑफ बुक बी आर मोर देन रीडर्स ऑफ बुक डी, नेवर, वो तो है ही लास्ट में। रीडर्स ऑफ बुक एफ आर मोर देन द रीडर्स ऑफ बुक जी, बुक एफ यहाँ है और जी यहाँ है, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। ऑल आर फॉल्स, नहीं ऐसा भी नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक। सिंपल सा ही था। और अब है, हाँ ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोगों को नहीं क्लिक करेगा, मुझे भी इनिशियली नहीं कर रहा था। तो इसमें A1 B2 E5 दे रखा है, पहली बात तो
एक्साइज की वैल्यू क्या है? 5 + 24 +3 +9 +19 +5 कितनी? 29 + 3 32 +9 41 प्लस ये कितना? 65। 65 को 95 कैसे लिख दिया? पता नहीं, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। रियल का देख लेते हैं। 18 + 5 + 1 + 12, तो 23 24 36 36। 36 को 54 कैसे लिख दिया? 36 इंटू 3/2, ये तो 54 होता है, लेकिन क्या 65 इंटू 3/2 95 होता है? नहीं। तो आखिर ये किया क्या? तो आपका दिमाग चलेगा कि चलो एक बार उल्टा करके देख लेता हूँ, या यहाँ पे 36 + 18 हो रहा है, यहाँ पे 65 + 30 हो रहा है, क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसमें? नहीं बैठ रहा। फिर आपको एकदम से दिखेगा, ओके 65 6 × 5, अच्छा 36 3 × 6, अच्छा 65 + 30, और यहाँ पे 36 + 3 × 6, मतलब 65 + 6 × 5। अच्छा बेटे, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब जब आप लिखते हो ना तो आपको समझ में आता है। ठीक है। कई लोग जो मेंटली सॉल्व करते हैं उनको फिर ये चीजें नहीं आएगी समझ में। तो रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? 18 + 5 + 19 +21 + 12 + 20, तो 23 + 19 42 + 21 63 +12 75 +20 95। तो 95 + 9 × 5 विच इज इक्वल टू 95 + 45 विच इज इक्वल टू 140। तो मैंने मॉक में क्वेश्चन गलत किया, क्योंकि मैंने, थैंक्स टू मार्वलस, थैंक्स टू मार्वलस जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने एक्चुअली में 19 के, मतलब यहाँ पे जब ऐड किया 23 + 19 42, और 42 + 21 मैंने 83 कर दिया। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। तो थैंक यू मार्वलस मैम फॉर टेलिंग मी दिस। थैंक्स, थैंक्स टू मार्वलस फॉर टेलिंग मी दिस। ठीक है। तो मॉक में मेरा इसलिए गलत हो गया, बाकी अब सही है। ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं सही करूंगा। तो 140 इसका आंसर हो गया। बट आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि कैसे, इस टाइप की लॉजिक कैसे क्लिक करते हैं जब आप लिख लिख के करते हो। ठीक है, लिख लिख के करते हो। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।